बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अंज़ला। तो हम डिस्कस कर रहे थे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को। पार्ट 1 में हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन और एक जनरल ओवरव्यू के बारे में बात की थी, और हम इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को, और उसमें भी द मेजर वन डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइलकोलिन। अब अगर हम बात करें कि न्यूरोट्रांसमिशन में एसिटाइलकोलिन कैसे हेल्प करता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिन किस तरह से न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्प करता है। फिर हम ये देखेंगे कि एक पेशेंट है और उसकी कोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ कम है, तो हम एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं उस पेशेंट को, और अगर कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज़्यादा है उस पेशेंट में, तो क्या चीज़ यूज़ करके हम एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को या उसकी रिलीज़ को इनहिबिट कर सकते हैं और कोलिनर्जिक एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्रग से रिलेट करने के लिए पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन-कौन सी ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो एसिटाइलकोलिन को एज़ देयर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करती हैं। पॉइंट सुनिएगा कि वो कौन-कौन सी ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो एसिटाइलकोलिन को एज़ देयर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करती हैं। सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि एसिटाइलकोलिन किस तरह से बॉडी में सिंथेसाइज़ होती है, स्टोर होती है, रिलीज़ होती है, बाइंड होती है और डिग्रेड होती है, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट फिर ड्रग्स के साथ रिलेट करेंगे। तो साइट ऑफ एक्शन की बात करें कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, तो ये एएनएस पे एक्ट करता है। इसकी एएनएस की 2 मेजर डिवीजन्स हैं, आप सब लोगों को पता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के पास प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। बट जो पैरासिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, और इसी के साथ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये एसिटाइलकोलिन को एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करती हैं। Preganglionic and postganglionic of parasympathetic nervous system and the preganglionic neurons of the sympathetic nervous system use acetylcholine as their neurotransmitter. पीछे हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ऑफ द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रह जाती है, तो वो नॉर एपिनेफ्रीन को एज देयर न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करती है नॉर्मली। बट एक्सेप्शन ये है कि जब स्वेट ग्लैंड की तरफ जो न्यूरॉन्स जा रही होती हैं, जो न्यूरॉन्स पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो स्वेट ग्लैंड की तरफ जा रही होती हैं, वो भी एसिटाइलकोलिन को ही न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे यूज़ करती हैं। ये एक एक्सेप्शन है पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। बाकी तमाम की तमाम जो है उनका न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रीन है। और यही इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर उन पे एक्ट करता है। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में से एसिटाइलकोलिन जब सिंथेसाइज़ हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है, तो किस सीक्वेंस में वो सिंथेसाइज़ होता है, किस सीक्वेंस में वो रिलीज़ होता है, अपना काम करता है, और फिर किस तरह से वो डिग्रेड होता है। तो आइए इसको समझते हैं। न्यूरोट्रांसमिशन इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जी? 6 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होगी, उसके बाद उसकी स्टोरेज होगी। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन कहाँ पे होगी जी? इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, या हम ये कह सकते हैं कि प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन में इसकी सिंथेसिस होगी एसिटाइलकोलिन की। उसके बाद इसकी स्टोरेज होगी, जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन की पैकेजिंग और स्टोरेज होती है। आफ्टर दैट रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के बाद बाइंडिंग होगी एसिटाइलकोलिन की किसके साथ? रिसेप्टर्स के साथ। मस्करीनिक भी हो सकते हैं, निकोटीनिक भी हो सकते हैं, और कुछ अल्फा रिसेप्टर्स जो कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनके साथ लगे होते हैं, उनके साथ इसकी बाइंडिंग होती है। उसके बाद डिग्रेडेशन होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और आखिर में रिसाइक्लिंग होती है कोलिन की। तो ये 6 स्टेप्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमिशंस के हैं इन कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो आइए हम इसको स्कीमेटिकली समझते हैं
कि ओवरऑल ये कैसे हो रहा है, सिंथेसिस कैसे हो रही है, स्टोरेज कैसे हो रही है, रिलीज, डिग्रेड और बाइंडिंग एसिटाइलकोलिन की कैसे हो रही है। ये हमारे पास एक प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इफेक्टर ऑर्गन भी हम इसको कह सकते हैं, इफेक्टर ऑर्गन, या ये भी एक न्यूरॉन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। और साइडों पे हमारे पास क्या है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस की। कोलिन कोलिन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, वो ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन में भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? सोडियम को ट्रांसपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं जिनके ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट करेगा। इनको हम एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। ना सिर्फ कोलिन बल्कि सोडियम भी इन्हीं के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करेगा और साइटोप्लाज्म ऑफ द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आ जाए, कोलिनर्जिक न्यूरॉन में आ जाएगा। अच्छा, कोलिन की ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए भी एक हमारे पास ऐसी ड्रग है जिसको एंटागोनिस्ट कहते हैं और उसका नाम है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम वो ड्रग है जो इस ट्रांसपोर्ट को भी रोक सकती है, इस ट्रांसपोर्ट को भी इनहिबिट कर सकती है। और जब हम इसको एंटागोनिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एगोनिस्ट का काम है स्टिमुलेट करवाना, एंटागोनिस्ट का काम है उसके अपोज़ चलना। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब कोलिन की ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी, उसको ब्लॉक करने के लिए एक ड्रग हम देंगे हेमिकोलिनियम। जब हेमिकोलिनियम हमने दी तो कोलिन की ट्रांसपोर्ट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन नहीं हो रही। तो इससे क्या होगा, फर्दर एसिटाइलकोलिन बनेगी नहीं, उसकी स्टोरेज नहीं हो पाएगी, उसकी रिलीज़, मतलब ओवरऑल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉकर भी है, एक इन्हिबिटर भी है जो कि इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोलिन की ट्रांसपोर्ट को कौन इनहिबिट कर सकता है कि वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ना जा सके, तो वो हमारे पास हेमिकोलिनियम एक एंटागोनिस्ट है जो इसको इनहिबिट कर सकता है। अब कोलिन की ट्रांसपोर्ट हो गई, सोडियम भी आ गया। अब हमारे पास न्यूरॉन्स में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा होता है और एट द एंड हमारी जो प्रोडक्ट बनती है, और एट दी एंड हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से प्रोडक्ट बन रही होती है आफ्टर पायरुवेट, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, हमारे पास क्या आ रही होती है? एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद वो जब साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी कोलिन मौजूद है। कोलिन और एसिटाइल को ए यूनाइट होंगे और बना देंगे एसिटाइल कोलिन। अब साइटोप्लाज्म में एसिटाइलकोलिन बन चुका है, न्यूरॉन में एसिटाइलकोलिन बन चुका है। इट मीन्स इसकी सिंथेसिस हो चुकी है, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसकी सिंथेसिस के बाद अब होनी है इसकी स्टोरेज, और इसकी स्टोरेज भी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर होती है। एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, कहाँ पे? प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में। प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स ये आपको एक दिखाई दे रहा है, प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स है ये। और इस प्री साइनेप्टिक वेसिकल में ऑलमोस्ट 10,000 से 40,000 तक एसिटाइलकोलिन स्टोर हो सकते हैं। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है इस साइनेप्टिक वेसिकल में कि इसमें 10,000 से 40,000 तक एसिटाइलकोलिन स्टोर हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस वेसिकल में कुछ एटीपीज़ और प्रोटियोग्लाइकन भी मौजूद होते हैं। एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस हुई, सिंथेसिस होने के बाद वो स्टोर होने के लिए साइनेप्टिक वेसिकल में चला गया। अब स्टोर होने के लिए जब वो साइनेप्टिक वेसिकल में जाता है ट्रांसपोर्टर के ज़रिए, तो उस ट्रांसपोर्टर सिस्टम को भी, उस को ट्रांसपोर्टर को भी ब्लॉक करने के लिए एक ड्रग होती है जिसको बोलते हैं वेज़ामिकोल। वेज़ामिकोल भी एक एंटागोनिस्ट है। तो हमने अब तक 2 एंटागोनिस्ट पढ़ लिए। ये वेज़ामिकोल भी इनहिबिट कर देती है इस ट्रांसपोर्ट को एक ड्रग के इसके ज़रिए, वेज़ामिकोल के ज़रिए। तो हम वेज़ामिकोल को भी एज अ एंटागोनिस्ट कंसिडर करेंगे, जो कि स्टोरेज नहीं होने देती। उससे पहली ड्रग को जो है वो उस जैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, उस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। अब क्या, स्टोरेज भी हो गई एसिटाइलिन की सिंथेसिस के बाद, उसकी साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोरेज हो गई। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है रिलीज़ का। अब इस एसिटाइलकोलिन ने क्या करना है? रिलीज़ होना है। इन द नर्व टर्मिनल, ये हमारे पास जो नर्व टर्मिनल हैं, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो पॉजिटिविटी इनसाइड द न्यूरॉन्स बढ़ गई। पॉजिटिविटी इनसाइड द न्यूरॉन्स बढ़ने की वजह से
कैल्शियम चैनल्स, ये कैल्शियम चैनल्स हैं, ये ओपन हो गए। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए तो कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया, मतलब कैल्शियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से न्यूरॉन्स के अंदर जाना शुरू हो गए। और यही कैल्शियम आयंस जितने ज़्यादा इनसाइड द न्यूरॉन जाएँगे, उतने ज़्यादा ही न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवा पाएँगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम आयंस। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैल्शियम आयन के। कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम एसिटाइलकोलिन को वहाँ से कैल्शियम ने एसिटाइलकोलिन को वहाँ से लिया और यहाँ पे मेम्ब्रेन के पास आके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आके फ्यूज़ करा दिया गया एसिटाइलकोलिन को। किसकी मदद से? कैल्शियम की मदद से। फ्यूज़ होने के बाद यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गई। कहाँ पे रिलीज़ हुई? साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुकी है। एसिटाइलकोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हुई और यहाँ पे इसकी रिलीज़ को भी इनहिबिट करने के लिए, इसकी रिलीज़ को भी रोकने के लिए एक टॉक्सिन मौजूद है जिसका नाम है बोटुलियम। बोटुलिनम भी एक एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करेगा जो कि इसको इनहिबिट करा देगा। अब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। नेक्स्ट स्टेप इसका है बाइंडिंग का। फोर्थ स्टेप इसका क्या है जी? बाइंडिंग का। अब इसने बाइंड करना है किसके साथ? रिसेप्टर्स के साथ। रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, हमने पहले भी बात की पिछले पार्ट में, मस्करीनिक और निकोटीनिक, और दोनों एक साथ मौजूद नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं। अब डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगा हुआ है, कौन सा रिसेप्टर है, तो क्या कंडीशन है, उसने किसके साथ बाइंड करना है। एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी रिसेप्टर्स के साथ। रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वो एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, और रेस्पॉन्स कैसे जनरेट करेगी? थ्रू द सेकंड मैसेंजर पे जनरेट कर रही है ऑन द इफेक्टर ऑर्गन। ये क्या है? ये जो न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इफेक्टर ऑर्गन की। ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है किसकी? इफेक्टर ऑर्गन की। यहाँ पे उसने रेस्पॉन्स जनरेट करना है थ्रू सेकंड मैसेंजर। बाइंड होने के बाद फिर इसके पास जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो है डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब ये कैसे होगी? हमने पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ होता है मेम्ब्रेन से, टर्मिनल से, तो यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलेस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलेस्ट्रेज एंजाइम जो है वो एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करवाता है। कैसे करवाता है? एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन करवाता है इनटू एसीटेट एंड कोलिन में। अपने रॉ मटेरियल जो है इसका एसिटाइलकोलिन का, उसमें दोबारा से उसको ले जाता है। उसकी ब्रेकडाउन हुई एसिटाइलकोलिन की, यानी कि वो डिग्रेड हो गया। अब एसीटेट जो है या एसिटाइल को ए जो है वो तो हो जाता है डिफ्यूज़, लेकिन जो कोलिन होता है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाती है। रिसाइकल होकर वो दोबारा से सिंथेसिस प्रोसेस शुरू करवा देती है। तो इसका लास्ट स्टेप यही था, रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन रिसाइकल हुई और दोबारा से वो अपना प्रोसेस शुरू कर लेती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। यहाँ पे मैं डिग्रेडेशन के स्टेप में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एसिटाइलकोलिन की हाफ़ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। विदिन 15 to 20 मिली सेकेंड ये डिग्रेड हो जाती है। तो इस वजह से ये एंजाइम जो है वो इसकी ब्रेकडाउन